Hello friends, welcome to the current affairs session for 6th September 2022. स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी विल सेट अप इंडियाज फर्स्ट कार्बन फाइबर प्लांट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज रिलायंस। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कंडक्टेड द साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, दैट इज सिनर्जी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सर्टीन, which stands for कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। थर्ड है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सर्टीन। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, इट इज अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, नोडल एजेंसी है ये जो रिस्पॉन्ड करती है कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज टू ओनली। फोर्थ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेगा डाइवर्स कंट्रीज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड भी बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। पीवाई की देख लेते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ग्लोबल टाइगर फोरम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली। एंड ये इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल एजेंसी है जिसका मेन एम क्या है, टाइगर्स को कंजर्व करना। सेकंड है, बड़ा दिशाएं इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज नेपाल। एंड ये जैसे दशहरा एक फेस्टिवल है, ऐसे ही फेस्टिवल बड़ा दिशाएं सेलिब्रेट किया जाता है नेपाल में। करंट अफेयर्स देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जो है, यूनियन होम मिनिस्टर, इन्होंने लॉन्च किया है मैस्कट एंड एंथम फॉर 36th नेशनल गेम्स एट ट्रांस स्टेडिया इन अहमदाबाद गुजरात में। मैस्कट क्या है, सबज, पिक्चर में आप देख सकते हो। इसका मतलब क्या है, कब, इन गुजराती लैंग्वेज। एंथम जो है इसका बेस्ड है थीम ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसमें इंडिया के कल्चर को प्रमोट किया जाता है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो कंसेप्ट है, इंडियन कंसेप्ट, इसको चेरिश किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। नेशनल गेम्स जो है ये ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है 6 सिटीज में, गुजरात की अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट एंड भावनगर। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो भी लॉन्च की गई, www.nationalgamesgujarat.in, एंड एक मोबाइल ऐप है एनजी गुजरात, ये भी लॉन्च की गई। नेक्स्ट देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्रिब्यूट पे किए हैं फ्रीडम फाइटर वीओ चिदम्बरम पिल्लई को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। पढ़ते हैं वीओ चिदम्बरम पिल्लई के बारे में। इनका बर्थ हुआ था 1872 में, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। प्रोमिनेंट लॉयर थे ये, ट्रेड यूनियन लीडर थे, इसके अलावा इंडियन फ्रीडम फाइटर थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी एक लीडर थे ये। इन्होंने मोबिलाइज किया था वर्कर्स को कोरल मिल के, और जो सोशल बेस था स्वदेशी मूवमेंट का उसको बढ़ाया था। देन 1906 में इन्होंने स्टैब्लिश की स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, जिसने ब्रेक किया ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की मोनोपोली को। तो पहले सिर्फ ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी होती थी जो ऑपरेट करती थी, बट स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी आने से मोनोपोली टूट गई और इस इंडियन कंपनी ने बिजनेस संभाला। देन 2 स्टीम शिप्स जो थी इन्होंने परचेज की थी, एसएस कालिया एंड एसएस लेबो, अपनी स्टीम नेविगेशन कंपनी के लिए। और इंडियन शिपिंग सर्विस जो थी स्टार्ट की फ्रॉम ट्यूटिकोरिन एंड कोलंबो, और जिसमें अपोज किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन ट्रेडर्स को। देन ये सेडिशन के इनके ऊपर चार्जेस लगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगाए, लाइफ प्रिजनमेंट इनको मिला, इनका ब्रिस्टर लाइसेंस जो था वो भी कैंसिल कर दिया गया। पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पढ़ लेते हैं। इन्होंने सपोर्ट किया था बाल गंगाधर तिलक को, और जो मिलिटेंट विंग थी आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उसके ये सपोर्टर थे। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1907 सूरत सेशन में। देन वन ऑफ द अर्लीस्ट पर्सन थे जिन्होंने स्टार्ट किए थे स्वदेशी स्टोर्स, जिसमें इंडियन मेड थिंग्स जो है बेची जाती थी लोगों को। देन इन्होंने एक लीड रोल प्ले किया था इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने में, जैसे कि नेशनल गोडाउन एंड मद्रास एग्रो इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड, इसके अलावा देश विमान संगम एंड वन ऑफ द इंडियन मेजर पोर्ट जो है ट्यूटिकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, ये इनके नाम के ऊपर रखा गया है। नेक्स्ट है, एक्सपोर्ट प्रमोशन शो जो है पाइनएप्पल्स के लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया मणिपुर में। एपेडा एंड मणिपुर स्टेट ने मिलकर ये ऑर्गेनाइज किया है। एपेडा स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन्होंने इन स्टोर एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोग्राम जो है मणिपुर के पाइनएप्पल्स का कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, दुबई में, दैट इज इन यूएई। इसका एम क्या है कि लोकली प्रोड्यूस्ड जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रमोट करना। देन मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी जो है वो इसको सपोर्ट कर रही है प्रोग्राम को। देन सर्टिफाइड वैरायटी ऑफ पाइनएप्पल्स जो है ऑर्गेनिक सर्टिफाइड वो भी प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा टॉप 5 इंपोर्टिंग कंट्रीज जो है इंडियन पाइनएप्पल्स की वो है यूएई, नेपाल, कतर, मालदीव्स एंड यूएस। एपिडा के बारे में पढ़ लेते हैं। एपिडा को स्टैब्लिश किया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
अंडर द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट है। इट मींस ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, पार्लियामेंट्री एक्ट से बनाई गई है। दिसंबर 1985 में एक्ट पास हुआ था। इस अथॉरिटी ने रिप्लेस किया था प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को। देन इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके अलावा 5 रीजनल ऑफिसेज हैं, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता एंड गुवाहाटी में। एपिडा जो है कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। देन इंडियन एक्सपोर्टर्स जो है उनको लिंक करती है ग्लोबल मार्केट के साथ, ताकि उनके प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट आउटरीच मिल सके। इसके अलावा रेफरल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, सुटेबल पार्टनर सजेस्ट करती है, जिसमें फॉरेन कंपनी और इंडियन कंपनी जो है वो ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। इसकी जो प्रेजेंस है ऑलमोस्ट हर एक एग्रो पोटेंशियल स्टेट में है और एग्री सर्विसेज एग्री एक्सपोर्ट कम्युनिटी को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं वेंचुराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज है ये, जिसको लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका में। इसमें रिकॉग्नाइज किया जाएगा, रिवॉर्ड किया जाएगा और सपोर्ट किया जाएगा जो स्टार्टअप्स हैं उनको। कौन से स्टार्टअप्स जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड सेक्टर्स में इन्वॉल्व है। क्या होता है बेसिकली स्टार्टअप्स को इनिशियल फेज में काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए उनको नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया गया है। ये पार्ट है बेंगलोर पैलेस फ्लैगशिप इवेंट का, जो कंडक्ट किया जाएगा 2 से 4 नवंबर 2022 तक। बढ़ते इनिशिएटिव के बारे में ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा एंटरप्रेन्योर्स के लिए अक्रॉस द ग्लोब, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकते हैं। जितने भी वर्ल्ड के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको शोकेस कर सकते हैं और एक नेटवर्क जो है बिल्ड करने में यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, जो एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करेंगे। देन फोकस किस पे रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग एंड सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड स्टार्टअप्स को के ऊपर। देन स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस जो है स्टार्टअप्स की वो कंडक्ट की जाएगी बाय फील्ड एक्सपर्ट्स ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 मंथ्स। विनर्स जो है उनको अवार्ड मिलेगा, प्राइज मनी है $1 लाख। देन विनर्स जो है उनको डायरेक्ट एक्सेस भी मिलेगा क्लाइंट्स का, इससे अपने प्रोडक्ट्स को वो प्रमोट कर पाएंगे। एक्सक्लूसिव पिच सेशन मिलेंगे इन्वेस्ट कर्नाटका इनिशिएटिव में। देन इन्वेस्टर मीट एंड मेंटरिंग सेशन जो है वो भी कंडक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं रमन मैगसेसे अवार्ड्स। 4 पर्सन है, सुथियारा शिन जो सेक्रेटरिस्ट हैं कंबोडिया से, तदाशी हथोड़ी जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है दैट इज आई स्पेशलिस्ट फ्रॉम जापान, बर्नाडेट मैड्रिड है पेडियाट्रिशियन है फिलीपीन से, गैरी बेंशागिन ये एक्टिविस्ट है फिल्म मेकर है इंडोनेशिया से। पहले अवार्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। इस अवार्ड को कहा जाता है नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। स्टार्ट किया गया था 1957 में। इस अवार्ड के थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाता है और ऑनर किया जाता है ऐसे इंडिविजुअल्स को जिन्होंने डिस्टिंक्शन अचीव की है और किसी एक डिफरेंट फील्ड में और जेनरसली लोगों को हेल्प की है। देन अवार्ड जो है 5 कैटेगरीज में दिया जाता है, जैसे कि जर्नलिज्म, गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन के लिए। रमन मैगसेसे जो थे ये प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के 1953 में। इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सुथियारा शिन जो है ये 54 ईयर ओल्ड कंबोडियन है। इनको ये रिवॉर्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ जो है डेडिकेट की ऐसे लोगों को हेल्प करने के लिए जिन्होंने ब्रुटैलिटी फेस की थी खमेर रोग रेजीम के अंदर, जो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की रेजीम थी और इनकी मिस गवर्नेंस के कारण काफी लोगों को भुखमरी का शिकार होना पड़ा, स्टारवेशन का शिकार होना पड़ा और नियरली क्वार्टर ऑफ कंबोडिया जो पॉपुलेशन थी वो स्टारवेशन के थ्रू स्टारवेशन उसको फेस करनी पड़ी। तो ऐसे लोगों को हेल्प करती है सुथियारा शिन और ये खुद भी ऐसी रेजीम की सर्वाइवर रही है। बर्नाडेट मैड्रिड जो है ये इनको अवार्ड मिला है, इन्होंने डोमेस्टिक अब्यूज जो विक्टिम्स हैं उनको हेल्प करते हैं ये। देन चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर इन्होंने ओपन अप किए फिलीपींस में 1997 से ये हेड कर रहे हैं कंट्रीज फर्स्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर फिलीपींस जनरल हॉस्पिटल में और ये सर्व कर रहे हैं अराउंड 27,000 चिल्ड्रन को इन्होंने सर्व किया पिछले साल में। तदाशी हथोड़ी के बारे में पढ़ लेते हैं। 58 ईयर ओल्ड जापानीज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं जो फ्री आई सर्जरी प्रोवाइड करते हैं वियतनाम में, जहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज जो है काफी लिमिटेड है। इसके अलावा गैरी बेंशागिन जो है 27 ईयर ओल्ड फ्रेंच इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं, फिल्म मेकर हैं और इंडोनेशिया के पॉल्यूटेड वाटरवेज को क्लीन करने में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बैंकशिप एंड ब्रदर्स जो है इन्होंने एक शिप की बिल्ड की थी कायाक प्लास्टिक बोटल्स के साथ एंड बैम्बू के साथ, जो गार्बेज कलेक्शन का काम करती है सिटेरम रिवर में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षित भारत नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की,
इन्होंने ऑर्गेनाइज किया 30th बैच ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव का एम क्या है कि अवेयरनेस बढ़ाना साइबर क्राइम के बारे में और एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स जो है वो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स एंड फ्रंटलाइन आईटी स्टाफ जो है उनको अवेयर करना ऐसे इनिशिएटिव के बारे में और क्या वो एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं साइबर क्राइम से बचने के लिए। देन पर्पस क्या है, अवेयरनेस स्प्रेड करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, देन इनेबल करना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ताकि वो एक रेजिलियंट आईटी सेटअप जो है इनिशिएट कर सकें। ऑब्जेक्टिव क्या है, एजुकेट करना, इनेबल करना चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स को एंड ब्रॉडर आईटी कम्युनिटी को ताकि वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस कर सकें। अवेयरनेस बढ़ाना और खासकर जो नए साइबर थ्रेट्स इमर्ज हो रहे हैं उसके बारे में अवेयरनेस देना। देन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जो है प्रोवाइड करना की एक्टिविटीज की, न्यू इनिशिएटिव की, नए चैलेंजेस और उससे रिलेटेड जो सॉल्यूशंस हैं। देन एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड वो फ्रेमवर्क प्रिपेयर करना। देन बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करना और की इनपुट्स जो है प्रोवाइड करना साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इशू से लेकर और इससे रिलेटेड जितने भी फंक्शनल एरिया है उससे रिलेटेड की इनपुट्स प्रोवाइड करना। नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई ने लॉन्च किया है पायलट प्रोजेक्ट जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड को डिजिटाइज किया जाएगा, एंड टू एंड डिजिटाइजेशन की जाएगी किसान क्रेडिट कार्ड्स की। ये पायलट प्रोजेक्ट जो है इसको डेवलप किया है सेंट्रल बैंक ने और इसकी सब्सिडरी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने। ऑब्जेक्टिव क्या है कि मोर एफिशिएंट जो है किसान क्रेडिट कार्ड को बनाना और जो कॉस्ट जो है बोरोवर्स की उसको कम करना, जो क्रेडिट कॉस्ट है उसको कम करना। स्टेट्स जो है इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए आइडेंटिफाई की गई है मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु और बैंक्स जो इन्वॉल्व है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड फेडरल बैंक रिस्पेक्टिवली। देन किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं। इंट्रोड्यूस की गई थी 1998 में। इसमें किसान क्रेडिट कार्ड इशू किए जाने थे फार्मर्स को उनकी लैंड होल्डिंग्स के बेसिस पे और यूनिफॉर्म एडॉप्टेशन था स्कीम का कि जिससे फार्मर्स जो है वो एग्रीकल्चरल इनपुट्स जो है परचेज कर सकते हैं जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। इसके अलावा पैसे विड्रॉ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्शन नीड्स के लिए। स्कीम को फर्दर एक्सटेंड किया गया था अलाइड एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए भी 2004 में। एलिजिबिलिटी क्या है, फार्मर्स एलिजिबल है, इंडिविजुअल फार्मर भी हो सकता है, ज्वाइंट बोरोवर्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो टेनेंट फार्मर्स हैं जो ठेके पे जमीन लेकर खेती कर रहे हैं, ओरल लेसीज हैं, शेयर क्रॉपर्स हैं, देन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स हैं, ऐसे फार्मर्स के इसमें टेनेंट फार्मर्स भी आ जाते हैं, शेयर क्रॉपर्स भी आ जाते हैं। देन ऑब्जेक्टिव क्या है किसान क्रेडिट स्कीम का, इसका एम क्या है, प्रोवाइड करना एडिक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, एक सिंगल विंडो के थ्रू। फ्लेक्सिबल एंड सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है फार्मर्स के लिए, वो अपनी कल्टीवेशन और अदर नीड्स जो है उसको फुलफिल कर सकते हैं। जैसे कि शॉर्ट टर्म अगर उनको क्रेडिट रिक्वायरमेंट है क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए उसके लिए पैसा विड्रॉ कर सकते हैं वो। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस उनके हैं अगर तो वो यहाँ से बेयर कर सकते हैं। मार्केटिंग लोन जो है वो ले सकते हैं। देन कंजम्पशन रिक्वायरमेंट जो है फार्मर्स हाउस होल्ड की उसके लिए भी ये पैसा यूज किया जा सकता है। देन वर्किंग कैपिटल जो है जैसे कि मेंटेनेंस होगी फार्म एसेट्स की, इसके अलावा ऐसी एक्टिविटीज जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उस एक्टिविटीज के लिए पैसा चाहिए तो वो भी यूज किया जा सकता है किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू। देन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चरल एंड एलाइड एक्टिविटीज की, ये भी इसमें इंक्लूड है। ये कुछ एमसीक्यूज हैं लास्ट सेशन के एंड पीवाईक्यूज हैं जिनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। तो थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 7 सितंबर 2022। आज के सेशन में एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज नहीं है बट कल से प्रैक्टिस को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। करंट अफेयर्स देखते हैं। लिज ट्रस जो है इलेक्ट हुई है 56 प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम और ये सक्सीड करेंगी प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को जो रेजिग्नेशन देगी अपना क्वीन एलिजाबेथ II को। और इससे पहले ये फॉरेन सेक्रेटरी थी सिंस 2021। इन्होंने डिफीट किया है अपने राइवल ऋषि सुनाक को जो इंडियन ओरिजिन है विद 57% ऑफ वोट और ये थर्ड फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनेंगी आफ्टर थेरेसा मे एंड मार्गरेट थैचर। एंड आपने याद रखना है कि ऑलमोस्ट इंडियन
पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसा ही सिस्टम है यूके में, पर डिफरेंस क्या है कि वहां पे जो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट की पोजीशन हेरिडिटरी है, और हेड ऑफ स्टेट कौन है? क्वीन एलिजाबेथ II। और हमारे यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन हेरिडिटरी नहीं है और वो इलेक्टेड है, बट यूके के केस में ऐसा नहीं है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं पीएम श्री योजना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि 14,500 स्कूल्स जो है कंट्री के, उनको डेवलप किया जाएगा और अपग्रेड किया जाएगा अंडर प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना, दैट इज पीएम श्री योजना। इस स्कीम के अंडर स्कूल्स को मॉडल स्कूल्स बनाया जाएगा और एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर जो एक गवर्नमेंट डेवलपमेंटल एजेंडा लेकर चली थी स्कूल एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए, उसके अंडर ये स्कूल्स को डिजाइन किया जाएगा। देन मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इसमें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट क्लासरूम्स, स्पोर्ट्स और ऐसी सिमिलर फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। देन लैक्स ऑफ स्टूडेंट जो है इससे बेनिफिट होंगे। देन एम क्या है इन स्कूल्स का कि क्वालिटेटिव टीचिंग के अलावा जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, लर्निंग एंड कोग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल एबिलिटीज उसको बढ़ाया जाए, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके बच्चों की, और जो स्किल्स हैं 21st सेंचुरी स्किल्स वो बच्चों को प्रोवाइड की जा सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये बेस्ड थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कस्तूरी रंगन एंड TSR सुब्रमण्यम कमेटीज। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो एम्फेसिस था वो था रिफॉर्म्स लाना एजुकेशन सिस्टम में ऑल लेवल पे, प्री प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना और कंटेम्प्रेरी नीड्स के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस लेकर आना। स्कूल एजुकेशन में क्या मेजर प्रोविजन थी इसको लेकर? यूनिवर्सलाइजेशन करनी है एजुकेशन की बाय 2030। इसमें 100% ग्रोथ इनरोलमेंट रेशो करनी है। इट मीन्स 100% जो है बच्चे स्कूल एजुकेशन में प्री प्राइमरी से सेकेंडरी लेवल तक की। देन ओपन स्कूलिंग सिस्टम जो है इसमें फॉर आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन, कि जो बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते हैं उनके लिए ओपन स्कूलिंग सिस्टम जो है वो भी इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है NIOS, सिमिलर पैटर्न पे। देन 5+3+3+4 जो है करिकुलम सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, जो रिप्लेस करेगा 10+2 सिस्टम को। देन टीचिंग जो है वो मदर टंग में दी जाएगी अप टू क्लास 5 और किसी भी तरह की कोई दूसरी लैंग्वेज इम्पोज बच्चे के ऊपर नहीं की जाएगी। हायर एजुकेशन में ब्रॉड बेस्ड मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक एजुकेशन दी जाएगी। इसमें फ्लेक्सिबल करिकुलम होगा, वोकेशनल एजुकेशन होगी, मल्टीपल एंट्रीज एंड एग्जिट पॉइंट्स होंगे डिग्रीज को लेकर। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस में भी होंगे। देन हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक बॉडी सेटअप की जाएगी, अम्ब्रेला रेगुलेटर होगा ये, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करेगा एक्सेप्ट फॉर लीगल एंड मेडिकल एजुकेशन, की लीगल एंड मेडिकल एजुकेशन इसके डोमेन में नहीं है। देन प्रमोट किया जाएगा मल्टी लिंगुअलिज्म को स्कूल एंड कॉलेजेस लेवल पे। नेक्स्ट है घटियाना विवरना, ये क्या है? न्यू स्पीशीज है क्रैब की, जो कहाँ से मिली है? डेंस फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका। एंड गोपाल कृष्ण हेगड़े हैं, ये वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट एंड फोटोग्राफर है, इन्होंने स्पीशीज को डिस्कवर किया है। स्पीशीज का जो नेम है वो एक संस्कृत वर्ड से आया है, विवरना मीन्स टू कलर्ड। अब देख सकते हो टू कलर्ड है ये स्पीशीज। देन ब्राइट ह्यूड क्रैब जो है 75th फ्रेश वाटर क्रैब है ये वेस्टर्न घाट्स का। देन हाइपर एक्टिव है ये, बट शाई नेचर का भी है और मेनली फीड किसके ऊपर करता है? एल्गी के ऊपर। इसके अलावा इंसेक्ट्स को भी ये फीड करता है, खासकर ऐसे इंसेक्ट्स जो मॉस्किटो फैमिली से हैं। देन कुनाबी ट्राइब जो है वेस्टर्न घाट्स की, उनको इस क्रैब के बारे में, स्पीशीज के बारे में ऑलरेडी पता था। देन वेनमस क्रैब है, इट मीन्स ये एडिबल स्पीशीज तो नहीं है, इट मीन्स इसको खा नहीं सकते हैं क्योंकि पॉइजनस है। नेक्स्ट देखते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट आई है ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान। इसमें क्या फाइंडिंग्स है वो पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात जो है ये टॉप 3 स्टेट्स हैं अमंग लार्जर स्टेट्स में
इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान, कि पोषण अभियान की इम्प्लीमेंटेशन में 3 स्टेट्स महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात में बड़े अच्छे से इम्प्लीमेंट की है ये स्कीम। और सिक्किम जो है बेस्ट परफॉर्मर है स्मॉल स्टेट्स में। और रिपोर्ट का टाइटल भी याद रखना है, प्रिजर्विंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडिया पोषण अभियान इन पैंडेमिक टाइम। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 12 आउट ऑफ 19 लार्ज स्टेट्स जो है इनका इम्प्लीमेंटेशन स्कोर 70% से अबव रहा है। देन दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव जो है इन्होंने टॉप किया है यूनियन टेरिटरीज में। एंड पंजाब एंड बिहार जो है लोएस्ट परफॉर्मर्स है अमंग लार्जर स्टेट्स में इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन। एंड 2018 में सेंटर ने लॉन्च की थी पोषण अभियान, दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। इसमें एक नेशनल अटेंशन ड्रॉ करनी थी और एक्शन लेना था माल न्यूट्रिशन के अगेंस्ट मिशन मोड में। नेक्स्ट देखते हैं, जापान गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है वॉर ऑन फ्लॉपी डिस्क, मतलब फ्लॉपी डिस्क को बैन किया जाएगा। डेकेड्स के बाद जो है मैग्नेटिक स्टोरेज डिस्क जो है फ्लॉपी डिस्क ये अब ऑब्सोलीट हो चुकी है क्योंकि इसका यूसेज बंद हो चुका है। क्यों? क्योंकि पेन ड्राइव्स आ चुकी हैं अब, और ये बहुत टाइम पहले यूज होती थी। फ्लॉपी डिस्क का पिक्चर में भी देख सकते हो। जापान के डिजिटल मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि फाइनली जो है फ्लॉपी डिस्क को वो बैन करेंगे, और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो चुकी है और ब्यूरोक्रेसी को मॉडर्नाइज किया जाएगा। क्योंकि जापान की ब्यूरोक्रेसी का जो ज्यादातर डेटा है वो फ्लॉपी डिस्क में स्टोर था, बट इसको अब चेंज किया जाएगा और फ्लॉपी डिस्क को बैन कर दिया जाएगा। देन जापान जो है ये होम है टू सम ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग टेक जायंट्स, बट जापानीज जो है इनका एक लीडिंग टेक जायंट कंट्री होने के बावजूद इनका पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा ही प्यार है कुछ, और इस वजह से ये पुरानी चीजों को संभाल कर रखते हैं। इसी वजह से फ्लॉपी डिस्क का अभी तक यूज होता आ रहा है। फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ लेते हैं। पॉपुलरली ये यूज हुई बिटवीन द 1970s एंड 1990s। रिमूवेबल डिस्क स्टोरेज डिवाइस है। ये जस्ट सीडी की तरह होती थी, कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह, बट इसकी जो डेटा स्टोरेज है वो बहुत कम है। देख सकते हो कि 800 KB ऑफ डेटा जो है सिर्फ ये स्टोर कर सकती थी, और इसको फर्स्ट डेवलप किया था IBM जो कंपनी है उसने। नेक्स्ट देखते हैं, बैन ऑन कन्वर्जन थेरेपी। रिसेंटली नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक लेटर इशू किया है स्टेट मेडिकल काउंसिल्स को कि कन्वर्जन थेरेपी जो है LGBTQIA कम्युनिटी की वो बैन की जाए, और इसको एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी कहा गया है कन्वर्जन थेरेपी को। और ये भी कहा गया कि जो स्टेट बॉडीज है उनको इंपावर किया जाएगा कि वो डिसिप्लिनरी एक्शन जो है ऐसे मेडिकल प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट ले सकेंगी जो वायलेट करेंगे इस गाइडलाइंस को। और ये जो नेशनल मेडिकल कमीशन का ऑर्डर है ये फॉलो करेगा मद्रास हाई कोर्ट के डायरेक्टिव्स को, जिसमें कहा गया था कि कन्वर्जन थेरेपी है किसी भी तरह की उसको बैन किया जाए। क्या है कन्वर्जन थेरेपी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कन्वर्जन और रिपैरेटिव थेरेपी, इसमें क्या होता है बेसिकली सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है चेंज कर दी जाती है, जेंडर आइडेंटिटी चेंज कर दी जाती है इंडिविजुअल की। इसके अलावा एफर्ट्स जो है इसमें बेसिक आइडेंटिटी जो होती है यंग पीपल्स की, उनकी आइडेंटिटी को चेंज करने के लिए यहाँ पे एफर्ट्स लिए जाते हैं, और खासकर ऐसी जेंडर आइडेंटिटी जो उनकी सेक्स एनाटॉमी के साथ वेरी करती है। देन क्या रिस्क एसोसिएटेड है इसके साथ? एज पर अमेरिकन अकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्री, कन्वर्जन थेरेपी जो है एक इनकरेक्ट नोशन है, जिसमें नोशन क्या है बेसिकली कि जो होमोसेक्सुअलिटी है और डिफरेंट जो जेंडर आइडेंटिटीज है वो अनहेल्दी है। ऐसा माना जाता है कि कुछ की होमोसेक्सुअलिटी जो है या जेंडर आइडेंटिटीज है वो अनहेल्दी है, इसलिए क्या करना चाहिए, कन्वर्जन थेरेपी की हेल्प से इनको चेंज कर देना चाहिए। देन थेरेपी जो है ये क्वैक्स प्रोवाइड करते हैं। क्वैक्स क्या होते हैं बेसिकली जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, अनक्वालिफाइड पर्सन जो क्लेम करते हैं कि उनको मेडिकल स्किल्स है या मेडिकल नॉलेज है, हालांकि उनके पास किसी भी तरह का ऐसे इशू के साथ डील करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। देन इससे खतरा रहता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि एंजाइटी, स्ट्रेस, फिर ड्रग्स पर्सन जो है कंज्यूम करने लग जाता है, और कई बार सुसाइडल
टेंडेंसीज जो है वो भी जाग जाती हैं और सुसाइडल केसेस जैसे इंसिडेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है मारकंड सन टेम्पल। क्या हुआ कि रिसेंटली जो है प्रेयर्स कंडक्ट की गई थी मारकंड सन टेम्पल में, जो जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। इसको लेकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऑब्जेक्शंस जो है रेज की थी। हालांकि किसी भी तरह की फॉर्मल कंप्लेंट जो है लॉन्च करने से मना कर दिया एएसआई ने। प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। एएसआई जो है इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और ये कस्टोडियन है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स का, कि गवर्नमेंट ने जो मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डिक्लेयर किए हुए हैं उनकी ये देखरेख करता है, कस्टोडियन है। एंड अकॉर्डिंग टू एएसआई ऑफिशियल्स प्रेयर्स जो है उन्हीं साइट्स के ऊपर अलाउड है जब, इट मीन्स एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान लो एक टेंपल है, जब वो टेंपल हैंड ओवर किया गया एएसआई को, और हैंड ओवर करते टाइम मान लो अगर उस टाइम पे प्रेयर्स चल रही थी, मतलब परमिशन थी उस मॉन्यूमेंट में या उस टेंपल में प्रेयर्स कंडक्ट करने की, फिर तो एएसआई कंटिन्यू करने देगा। बट अगर हैंड ओवर करते टाइम ऐसा कोई भी प्रैक्टिस नहीं थी प्रेयर्स कंडक्ट करने की, फिर एएसआई क्या करता है, वो किसी भी तरह की प्रेयर कंडक्ट करने से मना कर देता है। सो नो रिलीजियस रिचुअल कैन बी कंडक्टेड एट नो लिविंग मॉन्यूमेंट्स, की नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट्स जो है उसके ऊपर किसी भी तरह का रिलीजियस रिचुअल जो है वो परमिट नहीं है, अलाउड नहीं है, जब वो एक एएसआई प्रोटेक्टेड साइट बन गई है। टेंपल के बारे में पढ़ लेते हैं। 8th सेंचुरी में ये बनाया गया था। तरकोता डायनेस्टी के किंग थे ललितादित्य, और इन्होंने सन गॉड और भास्कर के ऑनर में ये बनाया था। एक क्षत्रिय किंग थे ये सूर्य डायनेस्टी के, ललितादित्य जो थे। देन ये रून्स जो है ह्यूज टेंपल के, ये स्क्वायर फील्ड में है और स्नो कैप्ड माउंटेन्स के बीच में है। देन टेंपल जो है ये स्ट्रॉन्ग एंड स्क्वायर लाइमस्टोन से बनाया गया है, जो इसमें पिलर्स भी हैं जैसे ग्रीक टेंपल्स में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पिलर्स यहाँ पे बनाए गए हैं। देन ललितादित्य जो है, हालांकि वो इस वास्ट एम्पायर के फाउंडर नहीं थे, बट आर्ट एंड स्किल्स जो थी कश्मीरी हिंदूज की उसके ये फाउंडर रहे हैं। देन ये टेंपल जो है सिकंदर शाह मीरी ने डिस्ट्रॉय किया था 14th सेंचुरी में, और अभी जो है इसको एएसआई प्रोटेक्ट कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिक्लरेटर। डिक्लरेटर आपको नाम से पता लग रहा होगा। डिक्लरेटर का मतलब है कि स्पीड को कम करना। पढ़ते हैं डिटेल में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिक्लरेटर टेक्नोलॉजी, जो एक कोस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है। इससे क्या हुआ कि जो स्पेंट रॉकेट स्टेजेस हैं या जो पेलोड सेट मीन्स रॉकेट ने जब पेलोड को या जो सैटेलाइट है उसको जब स्पेस में लॉन्च कर दिया और जब वापिस वो अर्थ के ऊपर गिरता है तो बड़ी फास्ट स्पीड से गिरता है, और इससे क्या होता है कि रॉकेट को डैमेज काफी पहुंचता है। ऐसे डैमेज को रोकने के लिए क्या है, इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिक्लरेटर यूज किया जाएगा, जिससे वापसी पे क्या हुआ कि जब वो वापिस जमीन पे गिरेगा तो उसकी स्पीड को कम किया जा सकेगा, इससे नुकसान जो है कम पहुंचेगा। पढ़ते हैं डिटेल में। इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिक्लरेटर जो है इसको डिजाइन एंड डेवलप किया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने। ये टेक्नोलॉजी है, ये टेस्ट की गई है साउंडिंग रॉकेट रोहिणी 300 से, और रोहिणी साउंडिंग रॉकेट जो है रेगुलरली यूज किए जा रहे हैं साइंटिस्ट द्वारा इंडिया में भी एंड अब्रोड में भी फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए। क्या हुआ कि लॉन्च के टाइम आईएडी जो है ये फोल्ड हो जाएगा पेलोड बे के इनसाइड, की जहाँ पे पेलोड कैरी किया गया था उसके अंदर ही ये फोल्ड हो जाएगा, और जैसे ही एक ऑल्टीट्यूड पे ये पहुंचेगा अबाउट 84 किलोमीटर, देन ये आईएडी जो है ये ओपन हो जाएगा और जैसे गुब्बारा फूल जाता है ऐसे इन्फ्लेट हो जाएगा, और जो पेलोड पोर्शन होगा रॉकेट का उस पूरे को ये कवर कर लेगा, जिसकी वजह से जो वेलोसिटी है पेलोड की वो कम हो जाएगी और रॉकेट की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसका ह्यूज पोटेंशियल है स्पेस एप्लीकेशंस में। इससे क्या हुआ कि रिकवरी जो है ऐसे रॉकेट्स की जो यूज हो चुके हैं वो रिकवर किए जा सकेंगे। देन पेलोड जो मार्स एंड वीनस पे लैंड कर रहे हैं, और खासकर जो स्पेस हैबिटेट है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशंस में, वहां पे भी इसकी एप्लीकेशंस हैं। कई बार क्या होता है कि जो सैटेलाइट्स होती हैं
जब वो लॉन्च की जाती हैं, बेसिकली स्पेस में जब उनको लॉन्च किया जाता है थ्रू रॉकेट्स, तो कई बार स्पीड कम करने की जरूरत पड़ जाती है रॉकेट्स की, तो उसमें भी इसकी एप्लीकेशंस हैं। देन आईएडी जो है ये गेम चेंजर प्रूव हो सकता है फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए, और इस टेक्निक को यूज किया जा सकेगा रॉकेट को स्लो डाउन करने के लिए, और साइंटिस्ट जो है इससे रॉकेट की स्पीड को कंट्रोल करने में भी जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं। इट मींस इसकी रॉकेट की स्पीड को स्लो करना जो है फ्यूचर मिशंस के लिए पॉसिबल हो पाएगा। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।